जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। भारत के प्राचीन इतिहास के चैप्टर में आज होगा स्तूप की संरचना। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को स्तूप के संरचना के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। चूँकि हम लोग का मौर्य साम्राज्य चल रहा है, मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज का हम लोग का चैप्टर होगा स्तूप की संरचना और अशोक के अभिलेख के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले आज का चैप्टर प्रारंभ करने से पहले आइए सबसे पहले चलते हैं कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। उसके बाद दोस्तों आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले प्रश्न आया था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? इसका उत्तर बना था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। फिर अगला प्रश्न बना था मौर्य काल की सबसे श्रेष्ठ फसल कौन सी थी? इसका उत्तर बना था मौर्य काल की सबसे श्रेष्ठ फसल धान थी। मौर्य काल की सबसे श्रेष्ठ फसल धान थी। फिर अगला प्रश्न बना बुरी फसल किसे माना जाता था? तो दोस्तों, उस समय बुरी फसल गन्ने को माना जाता था। किसको माना जाता था? गन्ने को माना जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था मौर्य काल का प्रमुख उद्योग क्या था? तो हमने आपको बताया था मौर्य काल का प्रमुख उद्योग कताई और बुनाई हुआ करता था। क्या? कताई और बुनाई मौर्य काल का प्रमुख उद्योग हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना था व्यापार यानी वाणिज्य अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों, वाणिज्य अधिकारी को पंड्याध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? पंड्याध्यक्ष कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना था व्यवसाय के लिए किस मार्ग का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था इसका उत्तर व्यवसाय के लिए स्थल एवं जल दोनों मार्ग का उपयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था मौर्यकालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बना था मौर्यकालीन मुद्रा को पर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण कहते हैं। और यह चांदी का बना होता था। यानी मौर्यकालीन मुद्रा को पर्ण कहते हैं दोस्तों, और यह चांदी का होता था। फिर अगला प्रश्न बना चांदी के शुद्ध सिक्के को क्या कहते थे और चांदी के अशुद्ध सिक्के को क्या कहते थे? इसका उत्तर बना था चांदी के शुद्ध सिक्के को पर्ण कहते थे और चांदी के अशुद्ध सिक्के को कार्य पर्ण कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना सोने के सिक्के को क्या कहते थे? तो दोस्तों, सोने के सिक्के को स्वर्ण कहते थे। सोने के सिक्के को स्वर्ण कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना था मुद्रा की जांच करने वाले को क्या कहते थे? तो दोस्तों, जो मुद्रा की जांच करता था उसे रुद्र दर्शक कहते थे। मुद्रा की जांच करने वाले को रुद्र दर्शक कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, तांबे के सिक्के को मास्क क्या कहते थे? मास्क कहते थे या काकनी कहते थे। तांबे के सिक्के को मास्क या काकनी कहते थे। फिर अगला प्रश्न बना विनिमय के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था विनिमय के लिए चांदी के पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किया जाता था। विनिमय के लिए चांदी के पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था मापन की कितनी इकाइयाँ थीं? दोस्तों, हमने आपको बताया था मापन की 2 इकाइयाँ थीं। अनाज मापने या तोलने के लिए द्रोण नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था और भूमि मापने के लिए निवर्तन नामक इकाई का प्रयोग किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना स्तूप किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था बुद्ध या बौद्ध संतों के स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों पर यानी उनके ऊपर बनाए गए निर्माण कार्य को स्तूप कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना स्तूप का पहला उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हमने आपको बताया स्तूप का पहला उल्लेख
ऋग्वेद में किया गया। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। स्तूप का पहला उल्लेख 1500 ईसा पूर्व यानी कि ऋग्वेद में किया गया था। फिर प्रश्न बना, भारत का प्राचीनतम स्तूप कहाँ है? इसका उत्तर बना था, भारत का प्राचीनतम स्तूप पिपराहवा स्तूप है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न बना था, सांची का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में पड़ता है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और अगला प्रश्न बना, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सांची के स्तूप में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों सांची के स्तूप में ईंटों का प्रयोग किया गया था और लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। सांची के स्तूप में ईंटों एवं लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सांची के स्तूप की खोज किसने किया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में टायलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टायलर के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सांची में कितने स्तूप हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर था, सांची में 3 स्तूप हैं। पहला महास्तूप, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। दूसरा काला स्तूप, इसमें अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष हैं। और तीसरा स्तूप 3, इसमें सारिपुत्र और महामोद गालायन का अवशेष है। फिर अगला प्रश्न बना था, भरहूत स्तूप कहाँ पर है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना वाले इलाके में है। और अगला प्रश्न बना था, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों भरहूत स्तूप का नींव अशोक के द्वारा रखा गया था, लेकिन इसको पूरा ब्राह्मण वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, भरहूत स्तूप की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, भरहूत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न था कल का ये, भरहूत स्तूप का निर्माण किस चीज़ से हुआ था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था, भरहूत स्तूप का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने जो आप लोगों को क्लास में बताया था, कल के चैप्टर में बताया था, उसका रिवीजिंग हो गया। आइए दोस्तों अब हम लोग आज के क्लास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है स्तूप की संरचना के बारे में, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अशोक के अभिलेख के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्तूप की संरचना के बारे में। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, स्तूप के गेट को क्या कहते हैं? स्तूप के गेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, स्तूप के गेट को तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। ध्यान दीजिएगा, हमने एक स्तूप का यहाँ पिक लगाया है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक स्तूप का पिक लगाया है और इसमें एक एक चीज़ के बारे में दर्शाया गया है कि गेट को क्या कहते हैं, और गेट के बाद बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, उसके बाद दोस्तों दूसरी बाउंड्री उसको क्या कहते हैं। यानी सारे प्रश्न के उत्तर इसी में आ जाएंगे। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न बना, स्तूप के गेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया, स्तूप के गेट को तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो गेट है स्तूप का, यहाँ पर लिखा हुआ तोरण, ये गेट है, इसी को क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, स्तूप के बाहरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्तूप के बाहरी बाउंड्री को वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका। आइए पुनः आप इस चित्र को देखिए, और यहाँ पर बाहरी जो बाउंड्री है देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। इस बाहरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना, स्तूप में गैलरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्तूप में गैलरी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ, जिसमें परिक्रमा किया जाता है। ध्यान से देखेंगे आप
सबसे पहले बाहरी बाउंड्री है और इस बाहरी बाउंड्री के बाद एक और बाउंड्री है, यहाँ पर देखिएगा ये दूसरी बाउंड्री है। इन दोनों के बीच में एक जगह है जो गैलरी है। इसको दोस्तों क्या कहा जा रहा है? तो स्तूप में जो गैलरी है इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जा रहा है और इसी गैलरी में दोस्तों परिक्रमा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, स्तूप के अंदर के बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्तूप के अंदर के बाउंड्री को मेधी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर इस पिक में कि ये जो बाहरी का बाउंड्री है, ये जो बाहरी बाउंड्री है उसके बाद बीच में एक गैलरी आ रही है और गैलरी के बाद पुनः एक बाउंड्री आ रही है। तो ये जो अंदर की जो बाउंड्री है इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि स्तूप के अंदर जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्तूप के जो अंदर की बाउंड्री है उसे मेधी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे, अवशेष में उनके कपड़े हो सकते थे, उनकी छड़ी भी हो सकती है, उनके शरीर के अवशेष में हड्डियां भी हो सकती हैं, यानी कुछ भी हो सकती हैं। और उन अवशेष के ऊपर उन अवशेषों को एक जगह रख करके उसके ऊपर गुंबज बना दिया जाता था और जो गुंबज बनता था उसी को अंड कहा जाता था। आप देखिएगा यहाँ पर अवशेष रखा हुआ है और अवशेष के ऊपर एक गुंबज बना दिया गया और इसी गुंबज को क्या कहा जाता है? अंड कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आप उत्तर देंगे अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे अंड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आया, अंड के ऊपर बीचों बीच में एक छोटी सी लगभग वर्गाकार एक आकृति बनी हुई है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, अंडे के ऊपर बीचों बीच में एक छोटी सी लगभग वर्गाकार जो आकृति बनी हुई है उसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका। आइए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक वर्गाकार देखेंगे, वर्गाकार आकार का एक आकृति है जो गुंबज के यानी अंड के सीधे ऊपर बीचों बीच में बना हुआ है। इसी को हर्निका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्निका कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है, अंड के ऊपर बीचों बीच में एक छोटी सी लगभग वर्गाकार आकृति बनी हुई है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बना, अंड के ऊपर बीचों बीच एक छोटी सी लगभग वर्गाकार आकृति बनी है उसे हर्मिका कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, हर्मिका के बीच में एक रॉड निकलता है उसे क्या कहते हैं? हर्मिका के बीचों बीच में एक रॉड निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हर्मिका के बीचों बीच में जो एक रॉड निकलता है उसे यत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यत्री कहते हैं। आइए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये जो हर्मिका आपने देखा जो वर्गाकार आकृति की बनी हुई है, इसके बीच में एक रॉड निकला हुआ है और दोस्तों इस बीच में जो रॉड निकला हुआ है इसी रॉड को क्या कहते हैं? यत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यत्री। देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है यत्री। इस रॉड को यत्री कहते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न बना, यत्री में गोलाकार 3 तस्तरी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यत्री में गोलाकार 3 तस्तरी लगी होती है उसे छत्र कहते हैं। यत्री में 3 गोलाकार तस्तरी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर बनेगा, यत्री में गोलाकार जो 3 तस्तरियाँ लगी होती हैं उसे छत्र कहते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो यत्री लगी हुई है इसमें 3 तस्तरियाँ लगी हुई हैं इस तरह से गोल गोल करके, इसी को कहते हैं छत्र कहते हैं, यानी छत्री कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न बन रहा है, तोरण द्वार किस चीज़ का प्रतीक है? तो आप ध्यान देंगे, तोरण द्वार चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेश को फैलाने का प्रतीक है। तोरण द्वार चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना, वेदिका किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर बना, वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से
अलग करने का प्रतीक है। तोरण द्वार किस चीज़ का प्रतीक है? आप उत्तर देंगे तोरण द्वार चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है और वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना, अंड किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों अंड शांति का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। अंड किस बात का प्रतीक है? आप उत्तर देंगे अंड शांति का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना, हर्मिका किस बात का प्रतीक है? आप उत्तर देंगे हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। तो इस प्रकार दोस्तों वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने का प्रतीक है, अंड शांति का प्रतीक है और हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना, छत्र किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों छत्र भगवान बुद्ध के विचारों एवं भिक्षाओं का प्रतीक है। छत्र भगवान बुद्ध के विचारों एवं भिक्षाओं का प्रतीक है जिसमें श्रद्धा, सम्मान और उदारता आती है। तो हमने आपको बताया कि तोरण द्वार चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के संदेश को फैलाने का प्रतीक है। वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने का प्रतीक है। अंड शांति का प्रतीक है। हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है और 200 छत्र भगवान बुद्ध के विचारों एवं भिक्षाओं का प्रतीक है जिसमें श्रद्धा, सम्मान और उदारता आती है। इसके बाद दोस्तों आता है अशोक के अभिलेख और अशोक के अभिलेख में सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? तो आप उत्तर देंगे अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता पेंथलर थे। कौन थे? पेंथलर थे। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसको मिली थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा सफलता मिली थी। प्रश्न आएगा अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसको मिली? आप उत्तर देंगे अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। तो अशोक के अभिलेख की खोजकर्ता पेंथलर थे और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक का अभिलेख कितने प्रकार के लिपि में लिखी गई थी? तो दोस्तों अशोक का अभिलेख 3 प्रकार के लिपि में लिखी गई थी। अशोक का अभिलेख 3 प्रकार के लिपि में लिखी जा रही है। पहला है ग्रीक और आर्माइन लिपि। ग्रीक और आर्माइन लिपि और दोस्तों ये ग्रीक और आर्माइन लिपि जो है ये अफ़गानिस्तान में पाया गया। कहाँ पर पाया गया? अफ़गानिस्तान में पाया गया। उसके बाद दूसरा है खरोष्टी लिपि। दूसरा क्या है? खरोष्टी लिपि। और दोस्तों यह लिपि दाईं से बाएं की ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाएं की तरफ लिखी जाती है और यह पाकिस्तान में मिली थी। ग्रीक और अरमाइन लिपि अफ़गानिस्तान में पाई जा रही है और दोस्तों खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाई जा रही है। फिर अगला है ब्राह्मी लिपि और दोस्तों ब्राह्मी लिपि भारत में पाई गई थी। इस प्रकार अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हुए। पहला ग्रीक और अरमाइन लिपि जो अफ़गानिस्तान में पाई गई। दूसरा खरोष्टी लिपि और दोस्तों ये पाकिस्तान में मिली। और तीसरा ब्राह्मी लिपि भारत में मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी? तो आप उत्तर देंगे चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। और दोस्तों इसके पहले हमने बताया था भैरी घोष क्या होता है और धम्म घोष। तो दोस्तों ध्यान देंगे भैरी घोष का मतलब होता है हिंसा की राह और धम्म घोष का मतलब होता है अहिंसा की राह। जब अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त किया और कलिंग विजय प्राप्त करने के बाद देखा कि जब कलिंग का युद्ध हो रहा था उसके बाद
वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, बुजुर्ग को मार दिया गया, औरतों को मार दिया गया, यानी किसी को नहीं छोड़ा गया। उस समय अशोक का मन परिवर्तित हो गया और भैरी घोष अर्थात हिंसा को छोड़ करके धम्म घोष को अपना लिया था, यानी अहिंसा को अपना लिया था। और प्रश्न यहीं पर बन रहा है, किस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बनता है चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की जा रही है। और दोस्तों 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की जा रही है। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया है। तो ध्यान देंगे आप लोग, चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की जा रही है। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की जा रही है। और दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया जा रहा है। तो प्रश्न पूछेगा अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो आप उत्तर देंगे अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया था। किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में प्राप्त हुए? तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक के सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए थे। और दोस्तों ब्राह्मी लिपि कहाँ मिली थी? भारत में मिली थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। प्रश्न आएगा अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में प्राप्त हुए? उत्तर देंगे अशोक के सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए थे। और दोस्तों ब्राह्मी लिपि भारत में मिली थी। फिर अगला प्रश्न आया, अशोक ने प्रजा को क्या कहा था? अशोक ने प्रजा को क्या कहा? इसका उत्तर बनेगा अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया था। ध्यान दीजिएगा, अशोक बहुत ही उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कलिंग का युद्ध हुआ, उनकी वो मजबूरी रही होगी, लेकिन उदारवादी थे। कभी भी अपने धर्म को किसी के ऊपर उन्होंने थोपा नहीं था। उनका कहना था जिसको जो धर्म अपनाना है अपनाए, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करे। और दोस्तों अशोक प्रजा को अपनी संतान बताया, यानी कि अशोक के द्वारा प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखा जाता था। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न यही बन रहा है, अशोक ने प्रजा को क्या कहा? तो आप उत्तर देंगे अशोक ने प्रजा को संतान बताया था। फिर अगला प्रश्न बना, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या क्या है? तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है। कितना है? 7 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? आप उत्तर देंगे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और जो कि अलग अलग स्थानों पे मिली है। ये जो 7 स्तंभ लेख थे एक जगह नहीं मिली थी दोस्तों, ये अलग अलग स्थानों पे मिली थी। तो प्रश्न बनेगा अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? आप उत्तर देंगे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और जो अलग अलग स्थानों से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ था? तो दोस्तों उत्तर देंगे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले मेरठ में था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, लेकिन बाद में इसे फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख सबसे पहले मेरठ में ही था, लेकिन बाद में फिरोज तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। फिर अगला प्रश्न बना, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले हरियाणा के टोपरा में था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ था? इसका उत्तर बना दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहले हरियाणा के टोपरा में था, और बाद में फिरोज तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ हरियाणा में था, जो कि टोपरा स्थान में, लेकिन बाद में
फिरोज तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। फिर अगला प्रश्न बना कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में था। कहाँ पे था? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में था। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न बन रहा है कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारूबाकी। दोस्तों ध्यान देंगे, अशोक की सबसे प्रिय रानी एक कारूबाकी हुआ करती थी, उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी यानी अशोक की सबसे प्रिय रानी कारूबाकी एवं उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है उल्लेख? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की सबसे प्रिय रानी कारूबाकी एवं उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, इसलिए इन्हें रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछेगा कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर देंगे कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की सबसे प्रिय रानी कारूबाकी का एवं उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, इसलिए इन्हें रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों आइए आज के चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के साथ आज के चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा स्तूप के संरचना के बारे में और अशोक के अभिलेख के बारे में। आइए इस चैप्टर को एक बार रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों स्तूप के संरचना के बारे में सबसे पहले प्रश्न बना था स्तूप के गेट को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था स्तूप के गेट को तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था स्तूप के बाहरी बाउंड्री को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया स्तूप के बाहरी बाउंड्री को वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था स्तूप में गैलरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया स्तूप में जो गैलरी होती है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसमें परिक्रमा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न बना था स्तूप के अंदर के बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया स्तूप के अंदर के बाउंड्री को मेधी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेधी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अवशेष के ऊपर जो गुंबज बनता है उसे अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था अंड के ऊपर बीचों बीच एक छोटी सी लगभग वर्गाकार छोटा सा आकृति बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अंड के ऊपर बीचों बीच एक छोटी सी लगभग वर्गाकार आकृति बनी होती है, उसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना हर्मिका के बीच में एक रॉड निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हर्मिका के बीच में एक रॉड निकलता है, उसे यत्री कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना यत्री में गोलाकार 3 तस्तरी लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यत्री में 3 गोलाकार तस्तरी लगी होती है, उसे छत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना तोरण द्वार किस चीज़ का प्रतीक है? तो दोस्तों हमने आपको बताया तोरण द्वार चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के संदेश को फैलाने का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना वेदिका किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों हमने आपको बताया वेदिका पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करने का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना था अंड किस बात का प्रतीक है? तो हमने आपको बताया अंड शांति का प्रतीक है। अंड शांति का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना हर्मिका किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। हर्मिका देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न बना छत्र किस बात का प्रतीक है? तो दोस्तों मैं बताया आपको छत्र
बुद्ध के विचारों एवं भिक्षाओं का प्रतीक है। छत्र बुद्ध के विचारों एवं भिक्षाओं का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धा, सम्मान और उदारता आती है। फिर दोस्तों हमने आपको बताया अशोक के अभिलेख के बारे में, और अशोक के अभिलेख में सबसे पहला प्रश्न बना था अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता पैंथलर थे। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता किसको मिली थी। तो दोस्तों हमने आपको बताया अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक का अभिलेख कितने प्रकार के लिपि में लिखी गई थी। तो दोस्तों अशोक का अभिलेख 3 प्रकार के लिपि में लिखी गई थी। पहला ग्रीक और अरमाइन लिपि, जो दोस्तों अफगानिस्तान में मिली थी। दूसरा खरोष्टी लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी और यह पाकिस्तान में मिली थी। तीसरा ब्राह्मी लिपि, दोस्तों ब्राह्मी लिपि भारत में मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था किस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था चौथे अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। तो दोस्तों 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। तो दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया था। किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में किया गया था अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन। फिर अगला प्रश्न बना था अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक के सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना अशोक ने प्रजा को क्या कहा। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया था। फिर अगला प्रश्न बना अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो अलग अलग स्थानों से मिली थी। फिर अगला प्रश्न बना था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ था। इसका उत्तर बना था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मेरठ में था। सबसे पहले ये मेरठ में था, बाद में इसे फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा के टोपरा में था, बाद में इसे फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना कौशाम्बी यानी प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था। तो इसका उत्तर बना था कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में था। और आज का लास्ट प्रश्न बना था दोस्तों कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की सबसे प्रिय रानी कारुबाकी का वर्णन किया गया है और उनके पुत्र तीवर का वर्णन किया गया है, इसलिए इन्हें रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के चैप्टर में जो भी प्रश्न और उत्तर हैं हल कर लिए होंगे, याद हो गया। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ फ्यूचर की चिंता नहीं करना है दोस्तों, और रिवीजिंग करना मस्ट है, भूलना नहीं है। हर बार कहता हूँ, हर चैप्टर में कहूँगा रिवीजिंग करना नहीं भूलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर रिवीजिंग करना भूल जाएंगे, जो आप लोग याद कर चुके हैं, उम्मीद है कि वो भूल भी जाता है, और ऐसा होता ही है, सबके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों रिवीजिंग करिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।